हेलो एवरीवन गाइस, आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर का, जो कि है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम इस चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसका मतलब ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। यहाँ पर बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसके बारे में मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूं। बेसिक चीज़ें यानी कि जो आपके चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों को मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपके चैप्टर की जो हेडिंग है, जो आपके चैप्टर की हेडिंग है, आप उससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना दिमाग दौड़ाना है और अपने चैप्टर की हेडिंग देखनी है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय आप अपने चैप्टर की हेडिंग को हमेशा अपने माइंड में रखें। सिर्फ ये नहीं हो कि वो चैप्टर एक चैप्टर बनकर रह जाए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल उस चैप्टर की हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, तो आपको कुछ मीनिंग मिलता है। और वो जो मीनिंग होता है वो पूरा चैप्टर जो है आपकी बुक में समरी के तौर पर क्या होता है, डिस्क्राइब होता है। तो यहाँ पर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, इलाबोरेट करूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको समझा सकता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो हमारा ये हेडिंग है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी यूनिट जो लाइफ की है, ठीक है, एक ऐसी यूनिट जो लाइफ की है, लेकिन वो कैसी है? फंडामेंटल है। अब हमें यहाँ पर फंडामेंटल का मीनिंग पता होना चाहिए। फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपके बायोलॉजी टीचर ने ये बात आपको नहीं बताई तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। क्या होता है? बेस ऑफ ए कोर। बेस ऑफ ए कोर इज नोन एज फंडामेंटल। इसका वैसे मीनिंग तो बहुत ज़्यादा डीप होता है, लेकिन मैं आपको इधर 4 वर्ड से ही क्लियर करा देना चाहता हूँ कि फंडामेंटल का मतलब वो होता है जो किसी भी कोर का, किसी भी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल का, किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ का क्या हो, कोर हो। मतलब किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या होती है? उसका फंडामेंटल होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारी लाइफ की एक ऐसी यूनिट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस इम्पॉर्टेंट के अंदर क्या इम्पॉर्टेंट है, मतलब देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेस है हमारी लाइफ के कोर का, जो बेस है हमारी लाइफ के कोर का, वो क्या होता है? वो होता है आपका सेल। क्या होता है? वो होता है आपका सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, द बेस ऑफ ए कोर यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि देखिए, अब यहाँ पर ग्रामेटिकली तो ये अलग लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखें, बेस ऑफ ए कोर, कोर क्या है? किस चीज़ का कोर? किस चीज़ का कोर? तो यहाँ पर बेस ऑफ ए कोर, कौन सा कोर? हमारी लाइफ का जो यूनिट है, हमारी लाइफ का जो यूनिट है उसका इम्पॉर्टेंट कोर क्या है, जिससे लाइफ स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से लाइफ है, वो है आपका सेल। आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? अब हम यहाँ पर देखेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी। वैसे तो आपको पता है जो सेल है उसकी डिस्कवरी हमारे रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने की थी। क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जी ने जब सेल की डिस्कवरी की थी वो किस तरह से की थी? कौन से साइंटिस्ट थे? पहले आपको बात याद होनी चाहिए, बात कह रहा हूँ, पहले आपको उनका नाम याद होना चाहिए। कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 में, कब? 1665 में सेल को डिस्कवर करा। अच्छा, ये बात तो आपको पता होगा सेल को कैसे डिस्कवर करा, लेकिन इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर करा और क्यों कर दिया इन्होंने सेल को डिस्कवर, ये चीज़ें भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी का जो बेस है वो हमारा सेल ही है। तो बायोलॉजी का बेस एक ऐसे साइंटिस्ट ने दिया जो खुद बायोलॉजिस्ट नहीं थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो रॉबर्ट हुक थे, कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे ये एक्चुअल में एक बायोलॉजिस्ट नहीं थे। ये बायोलॉजिस्ट तब बने जब इन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी। ये एक्चुअल में एक फिजिसिस्ट थे और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लॉ दिया है आपके फिजिक्स में, जब आप 11th 12th फिजिक्स पढ़ेंगे, कि अब इन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर करा। इन्होंने सबसे पहले अपना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया। क्या लिया? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि शुरुआती माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव
माइक्रोस्कोप। और ये बात याद रखना, अगर जब भी ये वर्ड प्रिमिटिव यूज हो जाए कहीं भी, प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआती। अगर वो चीज़ बिल्कुल शुरुआत में है तो वो बिल्कुल भी एडवांस नहीं होगी, एडवांस नहीं होगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और जो रिजल्ट हमें देगी वो रिजल्ट भी इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए जब भी प्रिमिटिव वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए साइंस के अंदर। तो ये इन्होंने क्या करा था, रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया था। क्या लिया था? अपना खुद का बनाया हुआ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये बात ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया था, अपना खुद का बनाया हुआ, ऐसा नहीं किसी और से बनवाया था, खुद ने इन्होंने माइक्रोस्कोप को बनाया था। अब ये मत सोचने लग जाना कि माइक्रोस्कोप को जो है इन्होंने इन्वेंट करा था, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाएगा। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था हमारे रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने इन 1665। कब यूज़ किया था? 1665। ठीक, इन्होंने जब प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज़ करा तो अपने जो स्लाइड का एरिया होता है, जहाँ पर हम स्लाइड को रखते हैं, किसको रखते हैं? स्लाइड को रखते हैं, ऑब्जर्वेटरी एरिया बोलते हैं जिसको। तो इन्होंने उस एरिया पर, अपने माइक्रोस्कोप के उस एरिया पर जहाँ पर स्लाइड रखते हैं, इन्होंने यहाँ पर इन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ले लिया। क्या ले लिया? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा। अब कॉर्क क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कॉर्क क्या होता है। बच्चे 12th पास कर जाते हैं लेकिन उन्हें कॉर्क का मतलब नहीं पता होता। ये मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ। कॉर्क का मतलब होता है एक स्लाइटली ब्राउन थिंग, एक स्लाइटली ब्राउन प्रोडक्ट, आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, कॉर्क जो है इसका कलर कैसा होता है? स्लाइटली ब्राउन। और ये कैसा होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपका जो पेड़ होता है उसका जो बार्क होता है। कॉर्क कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? आउटर मोस्ट बार्क से। कहाँ से? आउटर मोस्ट बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, जो आपकी ट्री है उसका जो आउटर मोस्ट बार्क है, आउटर मोस्ट लेयर है, उधर से जो है कॉर्क को बनाया जाता है। तो कॉर्क किसका बना हुआ होता है? बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क का कलर कैसा होता है? स्लाइटली ब्राउन। ठीक है, तो कॉर्क का यूज़ वैसे तो कई जगह ढक्कनों में यूज़ करते हैं। जो ढक्कन होता है ना, आपकी बॉटल्स होती हैं, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा तो उसमें कॉर्क आपने ज़रूर देखा होगा। खैर, टॉम एंड जेरी पे चला गया मैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्वेटरी एरिया में रखा, जहाँ पर ये जो है इस जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है इसको क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे, इसको घूर घूर कर देखेंगे। घूर घूर कर समझते हो ना कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं जैसे मैं अब आपको घूर कर देख रहा हूँ, तो इसी तरह इन्होंने घूरना शुरू कर दिया। अच्छा, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं थोड़े जिज्ञासु होते हैं, इनको किसी भी चीज़ के जानने की अगर चुल मच जाए तो ये उसको जानकर ही मानते हैं, और ये बिल्कुल नहीं रुकते। ये इतने दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, इतने ज़्यादा इनका जो है वो रेवोल्यूशन होता है किसी चीज़ के प्रति कि ये उस चीज़ को कर कर ही मानते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया। माइक्रोस्कोप के बाद इन्होंने उसको गौर से देखा, घूरने लग गए, ऐसे कतई ऐसे घुस गए उस माइक्रोस्कोप में, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि हनी कॉम्ब जैसा पैटर्न इनको दिख रहा था। कैसा? हनी कॉम्ब जैसा पैटर्न। हनी कॉम्ब समझते हो ना, मधुमक्खी का छत्ता। जैसे बेंजीन होती है ना, बेंजीन तो हम नहीं जानते, आप 10th में पढ़ेंगे बेंजीन, मैंने क्या बोल दिया। तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर इनको दिख रहा था, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर इनको दिख रहा था। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर इनको जो है वो दिख रहा था अपने माइक्रोस्कोप में। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा था इनको, ये बिल्कुल खाली स्ट्रक्चर था, कैविटीज़ थी। क्या थी? कैविटीज़। मतलब जो ये स्पेस इनको दिख रहा था मधुमक्खी के छत्ते वाला, ये स्पेस जो है ये खाली था, ये स्पेस खाली था, बिल्कुल खाली था। और एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को देख लिया था। रॉबर्ट हुक ने तो घूर कर देखा, लेकिन घूर कर क्या देखा? इन्होंने घूर कर देखा कि यार ये क्या चीज़ देख ली मैंने, मधुमक्खी का छत्ता देख लिया। मतलब इन्होंने उस बार्क ऑफ द ट्री यानी कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को लिया और अपने ऑब्जर्वेटरी एरिया में रखा। ऑब्जर्वेटरी एरिया में रखने के बाद इन्होंने उसको घूर कर देखा, तो इन्होंने क्या पाया? ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये बात इनके लिए बहुत बड़ी थी कि यार मैंने मधुमक्खी का छत्ता देख लिया पास से, ये क्या देख लिया मैंने। इनका दिमाग घूमा, इन्होंने देखा कि ये आउटर मोस्ट एरिया, इनकी नज़र गई इस आउटर मोस्ट एरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा। ये आउटर मोस्ट एरिया जो है, ये जो लेयर लाइंस है ना, ये लाइंस बन रही हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है, ये लाइंस जो है ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर पर इनकी सबसे ज़्यादा नज़र गई। बीच का स्पेस तो खाली था, कैविटीज़ थी, और जो ये बाहर की ये लाइंस थी, ये एक्चुअल में क्या थी? सेल वॉल। बहुत सारे बच्चे इसको सेल मेम्ब्रेन समझ लेते, नहीं, एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर करा था। इन्होंने सिर्फ सेल को भी डिस्कवर करा था, लेकिन
अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर करा था, उसमें नाम आएगा हमारे महान साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर करा था और सेल को भी डिस्कवर कर लिया था। सेल को कैसे डिस्कवर करा, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं। मान लीजिए आप किसी रूम को देख रहे हैं, रूम को, तो आप अगर रूम को दूर से देखेंगे तो आपको वॉल्स दिखेंगी, उसकी चारों तरफ की दीवारें दिख जाएंगी। तो अगर आपने उसकी चारों तरफ की दीवारें देख ली और आपको पता है कि वो एक रूम है, तो आपने रूम भी तो देख लिया। अगर रूम का गेट खुला हुआ है तो और आप दूर बैठे हैं तो आपको दीवारों के साथ वो रूम अंदर से भी तो दिख रहा है। उसका एक्सटीरियर व्यू और इंटीरियर व्यू आपको दोनों दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रॉबर्ट हुक के साथ भी यही हुआ था। इन्होंने बाहरी स्ट्रक्चर देखा। बाहरी स्ट्रक्चर यानी कि जो ये बाहर का स्ट्रक्चर था, ये क्या था, सेल वॉल थी। और जो अंदर का स्ट्रक्चर था वो क्या थी, इनकी सेल थी। अब सेल कैसे हो गई, ये बात बहुत सोचने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है, कौन से पार्ट का आता है सेल के अंदर, वो आता है सेल मेम्ब्रेन का। तो इन्होंने एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन नहीं देखी, इन्होंने छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट देख लिए। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि इन्होंने सेल वॉल को तो देखा ही देखा, बाकी इन्होंने जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट देख लिए और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन्होंने बोल दिया सेल। इन्होंने बोल दिया सेल, तो वहीं से सेल निकल कर आया है। सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम। सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम। तो ये स्मॉल रूम जो था, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने देख लिया था और इसको सेल नाम दे दिया था। और सेल वॉल की भी डिस्कवरी इन्होंने ही की थी, क्योंकि इनकी नज़र सबसे पहले सेल वॉल पर गई थी। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, हर किसी को पता नहीं होती, इसलिए मैंने आपको बता दी। और ये जो सेल वॉल थी और जो ये सेल थी, ये कौन से ऑर्गेनिज्म की सेल थी, ये प्लांट्स की सेल थी। ओके गाइज, ये बात याद रखना कि इन्होंने जो सेल वॉल देखी थी, इन्होंने जो सेल खोजी थी, वो प्लांट से खोजी थी। ऐसा नहीं है इन्होंने कोई एनिमल ले लिया, एनिमल के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है, ये बात आपको पता है। तो गाइज, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इन्होंने किस तरह से जो है सेल को डिस्कवर करा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, क्योंकि देखिए इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमें आपको बताना है कि इन्होंने जो है डिस्कवरी कैसे करी थी सेल की। सेल की अगर आप डिस्कवरी जान जाएंगे कि किस तरह से हुई थी, तो आगे जो बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक है वो यही है आपका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आप बोल देना सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, सेल ही क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे। और ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, काफ़ी डिटेल लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने क्या करा, रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया, अपना खुद का बनाया। अब खुद का बनाया माइक्रोस्कोप था तो हर चीज़ें नहीं देख सकते थे। इसके अंदर जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें नहीं देख सकते, क्योंकि इनका जो माइक्रोस्कोप था वो प्रिमिटिव था। इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करा, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, बार्क ऑफ द ट्री, इस चीज़ को अपनी स्लाइड के नीचे रखा। जब स्लाइड के नीचे इन्होंने रखा तो देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, इट रिजेंबल्स लाइक अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इन्होंने देखा। अब ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कैसा था, इसके बारे में कोई टीचर बात नहीं करता, चलिए हम बात कर लेते हैं। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि जो इसका बाहर का एरिया था वो क्या थी, इसकी वॉल्स थी, सेल की वॉल्स थी, और जो अंदर खाली स्पेस था ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक्चुअली में ये सेल ही थे। तो इन्होंने सेल वॉल को और सेल को एक साथ ही डिस्कवर कर लिया। ऐसा नहीं है इन्होंने सेल को अगले दिन डिस्कवर करा, आज सेल वॉल को डिस्कवर कर लिया, नहीं, इन्होंने एक साथ डिस्कवर करा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, और मैंने कई बार रिपीट कर दिया है आपको पढ़ाते पढ़ाते, ज़रूरत से ज़्यादा ही रिपीट कर दिया आई थिंक मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो याद रखना सेल वॉल की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे क्लास 12 तक पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहता कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर करा था। सेल वॉल को गाइज हमारे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था। और प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, और वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं, इसको तो हर कोई बता सकता है। तो गाइज ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में कि सेल कितने टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बारे में शायद कोई इतना डिटेल से नहीं पढ़ा था जितना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जितना डिटेल मैं आपको पढ़ाऊँगा उतना कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा होगा करंटली यूट्यूब पर। ओके, तो आपको जो है हमारे साथ बना रहना, तो आपको जो है वो हमारे साथ बने रहना है और हमारे चैनल पर जुड़े रहना है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सैनिटाइज़र और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करें। टेक केयर, बाय।